हाथ में है जिन्हें हम और आप चुनते हैं, या फिर उन अदृश्य ताकतों के पास जिन्हें डीप स्टेट कहा जाता है, सरकार की वो स्थायी मशीनरी जो हमेशा पर्दे के पीछे से ही अपना खेल खेलती है। अब देखिए, इस खेल में एक नया और शायद सबसे ताकतवर खिलाड़ी शामिल हो चुका है, बिग टेक। आज हम इसी पावर के त्रिकोण को समझने वाले हैं, जहां तकनीक, राजनीति और वैश्विक शक्ति के धागे एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो चलिए इस जटिल जाल की गहराइयों में उतरते हैं। ये महज एक इल्जाम नहीं है, बल्कि एक बेहद गंभीर दावा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिन प्लेटफॉर्म्स को हम जानकारी और अपनी बात रखने की आज़ादी का जरिया समझते हैं, वो असल में एक छिपे हुए एजेंडे के हथियार हैं। इस पूरी पड़ताल का यही वो केंद्रीय बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सारे सबूत और सारे तर्क बुने गए हैं। तो इस दावे को साबित कैसे किया जाए? इसके लिए कहानी हमें एक ऐसी घटना की तरफ ले जाती है जिसने डिजिटल दुनिया की मानो नींव ही हिलाकर रख दी थी। ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे बड़ा और सबसे ठोस सबूत है, द ग्रेट डीप्लेटफॉर्मिंग। तारीख थी जनवरी 2021। दुनिया की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक को एक झटके में चुप कराने का फैसला ले लिया गया। कोई लंबी अदालती कार्रवाई नहीं, कोई खुली बहस नहीं, बस एक साथ एक समन्वित कार्रवाई। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने एक स्विच दबाया और रातों रात एक आवाज को डिजिटल दुनिया से मिटा दिया गया हो। और इस कार्रवाई में शामिल कौन था? जरा नाम सुनिए। सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर नाम, गूगल, एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विच, शॉपिफाई और अमेज़न। एक दो नहीं, पूरे 8 महाबलशाली कंपनियां एक ही सुर में, एक ही साथ। ये ताकत का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन था जिसने पूरी दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि असली कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। इस पूरी सुनामी की जो पहली लहर उठी थी, वो फेसबुक ने उठाई थी। उन्होंने पहला कदम लिया और फिर डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी सब एक एक करके गिरते चले गए। सबने लाइन लगा ली। लेकिन जो इसके बाद हुआ, वो इस कहानी को एक मामूली कॉर्पोरेट फैसले से कई ज्यादा पेचीदा और गहरा बना देता है। और यहीं से कहानी पूरे 180 डिग्री घूम जाती है। क्या ये बस अपने सुविधा का एक गठबंधन था, या किसी गहरी छिपी हुई सच्चाई का पर्दाफाश? जो कुछ भी हुआ, वो किसी भी आसान तर्क को चुनौती देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। अब जरा इसे ध्यान से सुनिए। जिस शख्स ने बैन की शुरुआत की, वही मार्क ज़करबर्ग सिर्फ 4 साल बाद ये कहते हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। वाह, मतलब कमाल है। ऐसा लगता है जैसे आज की दुनिया में वफादारी और दुश्मनी की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। और अगर कोई छोटा मोटा शक बचा भी था, तो मेटा के ही एक और बड़े अधिकारी जोएल कापलान ने उसे भी पूरी तरह दूर कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई रेगुलेटर हमें परेशान करेगा, तो हम मदद के लिए सीधा राष्ट्रपति ट्रंप को फोन मिलाएंगे। मतलब कल जिसे दुश्मन बताकर इंटरनेट से बाहर का रास्ता दिखाया था, आज उसी के दरवाजे पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या बात है। तो इस पूरे नाटक का निचोड़ क्या है? तर्क ये कहता है कि ये सब मेटा को एक प्राइवेट स्वतंत्र कंपनी की तरह नहीं, बल्कि विदेशों में अमेरिकी ताकत के एक अनौपचारिक हथियार की तरह पर पेश करता है। एक ऐसी ताकत जो अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी के भी साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन ये जो पूरा उलटफेर है, ये सिर्फ मेटा या अमेरिकी राजनीति तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें उस बहुत बड़े खेल की एक झलक दिखाता है जो पूरी दुनिया की बिसात पर खेला जा रहा है, और उस खेल का नाम है राष्ट्रीय हितों का खेल। यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि अमेरिका का जो तथाकथित डीप स्टेट है, यानी सरकार की वो स्थायी मशीनरी, वो इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को अपनी वैश्विक शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है। ये कंपनियां फ्री ट्रेड और फ्री स्पीच की आड़ में असल में दुनिया भर में अमेरिकी हितों को ही आगे बढ़ाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही असहज करने वाला दोहरा मापदंड या कहें कि दोगलापन सामने आता है। जब अमेरिका अपनी गूगल, एप्पल या फेसबुक जैसी कंपनियों को बचाता है, तो उसे राष्ट्रीय हित का नाम दिया जाता है, उसे एक बहुत जरूरी कदम बताया जाता है। लेकिन तर्क ये है कि जब भारत अपने राष्ट्रीय उद्योग जैसे अडानी, अंबानी या टाटा को बचाने की कोशिश करता है, तो उसे गलत या क्रोनी कैपिटलिज्म कहकर उसकी आलोचना की जाती है। ये एक बहुत ही असुविधाजनक सवाल खड़ा करता है कि एक ही काम एक देश के लिए राष्ट्रीय हित और दूसरे के लिए गलत आखिर कैसे हो सकता है।
इस विश्लेषण के मुताबिक इस सोच में जो फर्क है उसकी वजह भारत की वैचारिक जड़ों में छिपी है। ये तर्क दिया जाता है कि समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधाराओं के प्रभार की वजह से यहाँ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने से ज्यादा उदारवादी दिखने को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही उसमें देश का नुकसान ही क्यों ना हो। और ये सारी बातचीत हमें आखिर में एक ऐसे शक्तिशाली और चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर अमेरिका वाकई एक ऐसी सत्ता परिवर्तन मशीन है जो अपने हितों के लिए दुनिया भर में दखल देती है, और अगर हमारे राष्ट्रीय हितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो हम इसके जवाब में कर क्या रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हमारे देश की दिशा तय करेगा।